हेलो एवरीवन गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिसेस। सबसे पहले गाइस मैं आपको सिखाऊंगा कि मैट्रिसेस होती क्या है एंड मैट्रिसेस का सारा बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिसेस का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। ओके, एक चीज गाइस ध्यान रख लेना, जब भी मैं मैट्रिक्स बोलूं या मैट्रिसेस बोलूं ना, तो दोनों एक ही बात होती है। बस मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिक्स का प्लूरल होता है। मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिक्स का प्लूरल। इट मीन्स जब एक मैट्रिक्स हो ना तो उसको हम मैट्रिक्स कहेंगे, जब एक से ज्यादा मैट्रिक्स हो तो उसको मैट्रिसेस कहते हैं। बस मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना जब भी मैं मैट्रिक्स बोलूं या मैट्रिसेस बोलूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी मैट्रिक्स या मैट्रिसेस होती क्या है। डेफिनेशन लिखो सबसे पहले। डेफिनेशन पढ़ के ना गाइस घबरा मत जाना, एक एक चीज समझाऊंगा। इट इज अ रेक्टेंगुलर इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे रहने दो, अरेंजमेंट लिख दो आप। इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। घबराना मत, मैं इस डेफिनेशन को समझाऊंगा, बस अभी डेफिनेशन लिख लो 1 मिनट के लिए। देखो गाइस, अगर मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं कि एक बंदा है राम, उसके पास 15 बुक्स है और 4 पेन्स है, इसको आप कैसे लिखोगे? इसको हम ऐसे लिख देंगे ना, राम, कोई जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है मैंने आपको ये। राम के पास 15 बुक्स हैं और 4 पेन्स हैं, इसको ऐसे लिख देंगे कई बच्चे, राम हैज 15 बुक्स एंड 4 पेन्स। जितने मर्जी पेन्स कह लो, 4 पेन्स कह देते हैं। फिर मैंने आपको एक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी कि एक लड़का है श्याम, उसके पास 10 बुक्स है और 2 पेन्स हैं, लिख देते हैं श्याम हैज 10 बुक्स एंड 2 पेन्स। अब मैंने आपको एक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी कि जैसे कोई नाम ले लो, राजू ले लेते हैं, कोई भी ले लो यार, राजू हैज 20 बुक्स एंड 5 पेन्स। ठीक है, ये मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। अब एक बात बताओ, अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बंदों की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। अगर यहाँ पे हमारे पास 100 बंदे होते या 200 बंदे होते तो हमें बार बार ये लिखना पड़ता ना, राम, श्याम, राजू, मोहित, हरमोहित, दीपक हैज, बार बार लिखना पड़ता है। ये वाली लाइंस बार बार लिखनी पड़ती है कि राम हैज 15 बुक्स 4 पेन्स, राजू हैज दिस बुक्स एंड दिस पेन्स, हरमोहित हैज दिस बुक्स एंड दिस पेन्स। ठीक है, बार बार हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन कितनी बार लिखनी पड़ती है? 100 बंदे होते या 200 बंदे होते। तो इस काम को हमारा इजी करने के लिए एक मेथड आया जिसे कहते हैं टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड में क्या होता है, हमारी टेबल बनती है। टेबुलर मेथड, इसमें क्या हुआ, हमने ना टेबल बनाया एक, जैसे राम, श्याम, राजू, ये सब क्या नेम्स है ना, तो एक हमने नेम का टेबल बना दिया ऐसे करके। देन हमारे पास बुक्स है तो हमने यहाँ पे बुक्स बना दी। देन हमारे पास पेन्स है तो यहाँ पे हमने पेन्स का एक लाइन बना दी। ओके, अब हम क्या करते थे, यहाँ पे नेम की लाइन में सिर्फ और सिर्फ नेम लिखते रहते थे, राम, श्याम, राजू, या और भी हो, दीपक, हरमोहित, जितने मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, बुक्स की लाइन में हम सिर्फ बुक्स के जितने नंबर्स होते थे वो लिखते रहते थे। राम के पास कितनी बुक्स हैं, 15, तो यहाँ पे 15 लिख दिया। राम के पास 4 पेन्स है तो यहाँ पे 4 लिख दिया। श्याम के पास 10 बुक्स हैं तो 10 लिख दिया। यहाँ पे 2 पेन्स है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। राजू के पास 20 बुक्स हैं और 5 पेन्स हैं। ऐसे देखो हमारा काम कितना ईजी हो गया। अगर यहाँ पे हमारे पास 100 या 200 या 400 बंदे होते तो हमें क्या करना है, बस हमने उसका नाम लिखना है और उसके बाद जो जो बुक्स हैं और जो पेन्स हैं बस वो यहाँ पे लिखते रहनी है। हमें बार बार ये पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है इतनी सारी। टेबुलर मेथड ने हमारा काम थोड़ा इजी कर दिया। ये जो गैस टेबुलर मेथड होता है ना, हम इसका डेली लाइफ में भी कितनी बार यूज करते हैं। जैसे आपको याद होगा, आपकी मम्मी कहती है कि मतलब कोई हिसाब बनाओ, या आपके पापा कहते हैं कि कोई हिसाब लिखो कि ये चीज इतने की आई। जैसे आपकी मम्मी कहती है कि ओनियन इतने का है, ये सब लिखो, ओनियन। ठीक है, ओनियन कितने का है, 20 रुपीज के। पोटैटो कितने का है, 30 रुपीज के। और ये सब कितने का है, जैसे और भी लिख लो, जैसे कैरेट कितने की आई, गाजर।
कैरेट कितने की है, ये 50 रुपए की। और भी टोमेटो कितने का है, 60 रुपीज़ के। ये सब आप टेबल ही तो बनाते हो डेली लाइफ में, ये भी तो हमने टेबल ही बनाया। टेबुलर मेथड एक तरह से हमारा टेबल ही है। टेबुलर मेथड में हम टेबल बनाते हैं। अब आप गाइस एक बात बताओ, जैसे देखो मैंने आपको बताया टेबुलर मेथड क्या होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है ना उसको छोटा करके लिख देता है, मतलब हमारा टाइम बचाता है। अब आप देखो, अगर जैसे आप बाजार से ओनियन लाए थे, पोटैटो लाए थे, कैरेट लाए थे, टोमेटो लाए थे, अगर आप इसको असली में जो इन्फॉर्मेशन थी वैसे लिखते तो कितना लंबा हो जाता है। ये देखो, आई हैव बॉट ओनियंस इन 20 रुपीज, ठीक है। ऐसे लिखते हैं आई हैव बॉट पोटैटो इन 30 रुपीज। कितनी सारी लाइनें लिखनी पड़ती ना हमें। तो टेबलर फॉर्म ने हमारा क्या किया, जो हमारी इंफॉर्मेशन थी ना बहुत ज्यादा, उसको छोटा करने में हमारी मदद की। देन आती है हमारी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स का सेम टू सेम टेबल जैसी ही होती है, बस मैट्रिक्स और टेबल में इतना ही फर्क होता है। मैट्रिक्स में ना हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारा डाटा होता है ना सिर्फ वही लिखते हैं। जैसे सबसे पहले मैट्रिक्स का साइन बनाया, ये हमारी मैट्रिक्स का साइन है ये, उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ डाटा लिख देते हैं, जैसे 15 10 20, 15 10 20, 4 2 5। एंड गाइस एक चीज ध्यान रख लेना, जैसे मैंने मैट्रिक्स को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बनाया ना, कई बार मैट्रिक्स को हम ऐसे भी बना सकते हैं। नीचे दिखेगा नहीं आपको, यही बना देता हूं, 15 10 20 4 2 5। हम इसको ये वाली ब्रैकेट्स में भी बना सकते हैं, ठीक है। चाहे इस वाली ब्रैकेट में बना दो, चाहे इस वाली ब्रैकेट में बना दो। ज्यादातर हमारी एनसीईआरटी में ना ये वाली ब्रैकेट यूज होती है, तो हम इसी में बनाते हैं। पर अगर इसमें भी बना दूंगा तो भी गलत नहीं है, टेंशन मत लेना, ये भी बिल्कुल सही है ब्रैकेट। मैट्रिक्स और टेबल में गैस इतना ही फर्क होता है, टेबल में हम पूरी डिटेल लिखते हैं कि राम के पास इतनी बुक्स हैं, इतने पेन्स हैं, श्याम के पास इतनी बुक्स हैं, इतने पेन्स हैं, पूरी डिटेल लिखते हैं हम टेबल में। मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम डाटा लिखते हैं कि 15 बुक्स 4 पेन्स, 10 बुक्स 2 पेन्स, 20 बुक 5 पेन्स। अब कई बच्चे कहेंगे सर आप ऐसे लिखते तो ज्यादा अच्छा लगता, हमें ज्यादा अच्छा समझ आता। जैसे आप ऐसे लिखते राम श्याम राजू 15 10 20 4 2 5। कई बच्चे कहेंगे सर अगर आप ऐसे लिखते तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाता, पर मैं कहूंगा हम ऐसे लिख ही नहीं सकते। हमारी मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये कहती नहीं है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। मतलब इसके अंदर ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स या फंक्शंस लिख सकते हैं। फंक्शन समझ गए ना, जो हमने लास्ट ईयर भी पढ़े थे क्लास 11th में। जैसे हम एफ एक्स को फंक्शन कहते हैं, किसी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा एक फंक्शन हो गया। जैसे एफ वाई भी हो सकता है इसकी जगह, एफ वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 7, ये हमारा एक फंक्शन हो गया। एफ एक्स एफ वाई, ऐसे एफ जेड, ये हमारे सारे फंक्शन होते थे ना। तो हम यहाँ पे नंबर्स लिख सकते हैं और फंक्शन लिख सकते हैं। ऐसे किसी का नाम पता एड्रेस या ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हम, ठीक है ना। मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ हमारे नंबर्स आते हैं और फंक्शंस आ सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, नंबर मैंने लिख दिया 15 10 20, और फंक्शन यहाँ पे कोई लिख सकते हो, एफ एक्स लिख दो, एफ वाई लिख दो, या कोई और फंक्शन लिख लो, साइन एक्स लिख लो, ये भी हमारा एक फंक्शन ही तो होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये भी हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। बस इतना ही फर्क होता है हमारा मैट्रिक्स और टेबुलर मेथड में। मैट्रिक्स के बारे में गाइस थोड़ा सा और बताता हूँ मैं आपको। मैट्रिक्स में गाइस जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, आप सबको पता है ना हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन वो लाइन होती है जो ऐसे लेटी हुई होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है ना वो ऐसे खड़ी होती है बिल्कुल स्ट्रेट। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना मैट्रिक्स में, उनको हम रोज कहते हैं। जैसे देखो, एक ये होगी, एक ये होगी रो, एक ये भी हमारी रो होगी, ये रो 1 होगी, ये रो 2 होगी, और ये हमारी रो 3 होगी, ठीक है। और मैट्रिक्स में हमारा क्या होता है, जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम। जैसे यही 15 4 10 2 अगर मैंने ऐसे लिखा होता, 15 4 10 2 25, ये मेरी मैट्रिक्स थी जो ये वाली थी। अगर इसको मैं ऐसे देखता वर्टिकल लाइन की तरह, ये
और ये ऐसे, तो ये हमारे क्या होते हैं कॉलम्स, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2, ठीक है। अब ये जो हमारी मैट्रिक्स थी इसमें कितनी रोज थी, 3 रोज, 1 2 3। और ये जो हमारी मैट्रिक्स है इसमें कितने कॉलम्स है, एक कॉलम। कॉलम जब हमें देखना है ना तो हमने वर्टिकल लाइन देखनी है ऐसे स्ट्रेट, स्ट्रेट कितनी लाइन आ रही है, एक और ये 2, देखो यहाँ पे मैंने बताया आपको एक और ये 2, ठीक है। कितनी रोज है इस मैट्रिक्स में, 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। देखो मैं आपकी और थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूँ इसमें। जैसे मैंने ये 2 मैट्रिसेस ले रखी हैं, ठीक है। इस वाली मैट्रिक्स में बताओ मेरे को कि इसमें कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं, आप सब बताओ। देखो रोज में हमने क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन देखनी है, 1 2 3, कितनी रोज होगी इसमें, 3 रोज है, R1 R2 एंड R3, 3 रोज है। और कॉलम्स कितने हुए, कॉलम्स में हमें क्या देखना है, वर्टिकल लाइंस देखनी कितनी है, एक, दूसरा पेन ले लेता हूं, 1 2 3, इसमें कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, C1 C2 C3, ठीक है। इसमें रोज भी 3 है हमारी और कॉलम्स भी 3 है। अब इस वाली मैट्रिक्स में बताओ मेरे को क्या होगा, कितनी रोज और कितनी कॉलम्स है। रोज में हमें देखना है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1 और ये 2, तो कितनी रोज होगी, 2, R1 एंड R2। और कितने कॉलम्स है इसमें, देखो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ठीक है। कॉलम्स में हमें वर्टिकल लाइन देखनी है, तो कितने कॉलम्स है इसमें, 3, रो हमारी 2 है, कॉलम हमारे 3 है। ओके, मैं ना गाइस पहले आपको सारा मैट्रिसेस का ना बेसिक बता देता हूँ, मतलब सारा कंसेप्ट बता देता हूँ मैट्रिसेस का, फिर उसके बाद एंड में आपको ना यूजेस बता दूंगा मैट्रिसेस के। बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम का कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब और कंसेप्ट भी समझते हैं मैट्रिसेस के। ये कोई मैट्रिक्स है 2 3 6 5 7 9, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, R1 एंड R2। रोज कितनी है, 2, कॉलम्स कितने हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, कॉलम्स कितने हैं, 3 इज इक्वल टू 3, रो कितनी दी थी, 2। ओके, अब देखो जो गाइस हमारी मैट्रिसेस होती है ना, उसके अंदर जो हम ये डाटा भरते हैं, ये 2 3 6 5 7 9, इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कह लो या एंट्रीज कह लो, ज्यादातर हम एलिमेंट्स ही कहते हैं। जो ये 2 3 6 5 7 9 है ना, ये सारे हमारे क्या है, एलिमेंट्स। 2 3 6 5 7 9, और भी अगर कोई भी डाटा होता, इन सबको हम एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स हैं ये। ओके, एंड गाइस जो भी हमारी मैट्रिसेस होती है ना, या मैट्रिक्स कह लो, उसको हम बिग लेटर से, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे ए कह लो, या बी भी कह सकते हो, यहाँ पे सी भी कह सकते हो, बस वो लेटर जो है ना वो कैपिटल होना चाहिए। बी इज इक्वल टू कोई मैट्रिसेस हो सकती है, सी इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है। कैपिटल लेटर होना चाहिए बस, यहाँ पे हम ऐसे डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को। देन रोज हो गया हमारा, कॉलम्स हो गया, एलिमेंट सीख लिया हमने। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है गाइस, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसे लिखते हैं। अभी बताता हूं, देखो पहले यहां पे लिख लो, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी समझाता हूं। जैसे देखो हमारी यही मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 3 6 5 7 9, इसके अंदर कितनी रोज थी, 2 रोज थी ना, और कॉलम्स कितने थे, 3, 1 2 3। रोज कितनी है हमारी, नंबर ऑफ रोज कितनी है, इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3, इज इक्वल टू 3। अब जो हमारा गाइस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है ना, हम उसको कैसे लिखते हैं, हम जैसे हमारे से कोई पूछे बताओ ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको ऑर्डर क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, 2 इंटू 3 का ऑर्डर है इसका, मतलब नंबर ऑफ रोज लिखी यहाँ पे 2 इंटू 3। कभी भी इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 मत लिख देना ऐसे कभी भी। जब भी हमसे कोई पूछे ना ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, तो हम बताते हैं सबसे पहले आती है रोज यहाँ पे, फिर आते हैं यहाँ पे कॉलम्स। हमेशा हमेशा ये होता है, यहाँ पे रोज होती हैं और यहाँ पे ये कॉलम्स होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। जब भी हमारे से कोई पूछे भाई बताओ ये कोई मैट्रिक्स लिखी है, इसको ऑर्डर क्या है,
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है ये वाली मैट्रिक्स का, तो हम क्या बोलेंगे 2 into 3 का ऑर्डर है इसका, या कई बार हम 2/3 भी कह देते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भी कई बार आपको जब आगे वीडियो चलेंगे ना, आगे एक्सरसाइज वगैरह कराऊंगा, तो मैं कभी बार इसको 2 into 3 कह लूंगा, कभी बार मैं इसको 2/3 कह लूंगा, कभी बार इसको मैं 2x3 भी कह दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कभी भी मल्टीप्लाई करके नहीं कहना इसको। कहीं कोई पूछे इसका बताओ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, आप कहो 6 का, भाई इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 6, 2 into 3 6 होता है, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। इसको कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करते हम, ये ऑर्डर है हमारा 2 into 3। जैसे कोई मैट्रिक्स है हमारी 3 5 7 9 1 2 8 5 6 1 2 3, ऐसे कुछ भी मैट्रिक्स है हमारी। अब बताओ मुझे इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, मैं यहाँ पे बताओ क्या लिखूं, दिस क्रॉस दिस, यहाँ पे बताओ मैं क्या लिखूं, मेरे को सब बताओ। रोज मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या आएंगे रोज, फिर क्या आएंगे कॉलम्स। इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज है ना, देखो 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया हमारे 3। कॉलम्स कितने इस वाली मैट्रिक्स में, 1 कॉलम 2 3 4, 4 कॉलम है ना। तो ये वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे 3 into 4 या 3/4 भी कह लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कभी मल्टीप्लाई मत करके मत कह देना। तो इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 into 4, दैट्स इट, ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब गाइस एक ना शॉर्ट तरीका है, अगर मेरे से कोई पूछे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 3x4 की, कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, उसका ऑर्डर है = 3x4, कोई मेरे से ये पूछ रहा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है बताओ कि इस वाली मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होंगे, हमें मैट्रिक्स नहीं दी हुई, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस उसने हमसे ये पूछा, ये बोल रहा है हमें मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है हमारा, या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख देना यार, मैट्रिक्स ऑर्डर लिख दिया मैंने, एक ही बात है। चलो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें दिया हुआ 3x4, हमसे वो पूछ रहा है बताओ इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, जो मैट्रिक्स है इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे बताओ। अब इसका एक शॉर्ट तरीका है, एक तरीका तो यह है एक एक एलिमेंट लिख के देख लो, पहली वाली रो में सारे एलिमेंट लिख दो, सेकंड वाली रो में एलिमेंट लिख दो, फिर थर्ड वाली रो में एलिमेंट लिख दो, फिर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो, एक तरीका। तो ये तो बहुत लंबा तरीका है। अब हमें डायरेक्ट बताना है कि किसी को कितने एलिमेंट्स हैं इस वाली मैट्रिक्स में, वो क्या होता है 3 into 4 कर दो 12 = 12 एलिमेंट्स होंगे इसमें। आप चाहे गिन के भी देख लो, जो ये 3x4 वाली मैट्रिक्स थी ना, इसमें देखो 12 एलिमेंट्स ही होंगे, 1 2 3 4, 4 और 4 कितने हो गए 12, 12 एलिमेंट्स है इस वाली मैट्रिक्स में। ऐसी देखो ये 2x3 वाली मैट्रिक्स थी हमारी, जो है इसका ऑर्डर 2x3 था ना, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे आप खुद बताओ। मुझे समझ लो कि इन्होंने ये बोला हुआ है कि कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2x3 है, बताओ उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। अब मुझे इसको देख के पता लग जाएगा उस वाली मैट्रिक्स में 3 into 2 6 एलिमेंट्स होंगे भाई। एलिमेंट्स हम ऐसे निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब बताओ मेरे पास कोई 8x9 की मैट्रिक्स है, 8 into 9 की, इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो 72, इसके अंदर 72 एलिमेंट्स होंगे। पर अगर मेरे से कोई पूछे ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर में कभी मल्टीप्लाई मत कर देना। ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का 8x9 या 8 into 9 कह लो या 8/9 कह लो, एक ही बात है, ओके। ये हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का तरीका है। आप यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन कह लो, मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। इट मीन्स जैसे गाइस अगर मैं नंबर ऑफ रोज को m कहूं, m, और नंबर ऑफ रोज को n कहूं, ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, जैसे m कुछ भी हो सकता है ना, m की जगह 3 हो सकता है, m की जगह 4 हो सकता है, और n की जगह नंबर ऑफ कॉलम्स को मैं डिनोट कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा। नंबर ऑफ रोज को मैं m डिनोट कर रहा हूँ और नंबर ऑफ कॉलम्स को n डिनोट कर रहा हूँ। तो इसका क्या होगा m into में n मल्टीप्लाई, यही तो मैं कर रहा था। देखो जब 3x4 की मैट्रिक्स थी तो 3 into में n कर रहा था, 3 into में 4 कर रहा था, 3 into में 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। यहाँ पे मैं गाइस यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन ना हमारा ऑर्डर दिखा रहा है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे डॉट लगा रहा हूँ। डॉट का मतलब ही तो मल्टीप्लाई होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का हमारा क्या फॉर्मूला हुआ, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसका मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करना, मैंने आपको ये बताया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हमारा क्या फॉर्मूला हुआ, नंबर ऑफ रोज इंटू में नंबर ऑफ कॉलम्स का मल्टीप्लाई करना है हमें, जो भी आंसर आएगा वो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे टोटल, ओके। एंड गाइस
एक चीज की बिल्कुल टेंशन मत देना सर, आप इतनी मतलब गलत गंदा गंदा लिखते हो, गिचमिच करते हो, तो हमें तो सर ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं ना गाइस आपको ना सारे नोट्स प्रोवाइड करवा देता हूँ। आप जाओगे ना, जब ये जो सब मेरे सारे नोट्स हैं ना, ये जो जितने भी सारे नोट्स हैं बिल्कुल आपको अच्छे लिखे हुए मिलेंगे। आप जब जाओगे ना, गूगल क्रोम खोलो या आपके फोन में कोई भी ब्राउजर हो ना वो खोलो, आप लिखो subject_teacher.in, सही स्पेलिंग लिखना बिल्कुल भी, बिल्कुल सब्जेक्ट कहीं भी स्पेस नहीं देना, कहीं भी स्पेस नहीं, subject_teacher.in। जब ये वाली वेबसाइट खोलोगे ना अपने ब्राउजर में, तो एक राइट साइड में ना एक बटन बना आएगा या ऑप्शन होगा, उसमें लिखा होगा मेन्यू। उस मेन्यू पे क्लिक करोगे ना तो नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा क्लास नोट्स का, क्लास नोट्स, उस पर आप क्लिक कर देना। आपको सारे के सारे मेरे नोट्स मिल जाएंगे। बहुत मतलब ये तो मैं बहुत गंदा गंदा समझा रहा हूँ ना, उसमें पूरा साफ साफ लिखा होगा मैंने, खुद मैं ही लिखता हूँ वो। ओके, जब आप मेन्यू पे क्लिक करोगे ना, एक ऑप्शन आ जाता है क्लास 11 नोट्स का, एक आ जाएगा क्लास 12 नोट्स का भी आ जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, देख लेना अपने आप। ओके, अब गाइस देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेम ऑफ एलिमेंट्स। जो हमारे मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं सारे, उनको हम जनरली कैसे लिख सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे तो लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पे तो एलिमेंट सारे दिए हुए थे, यहाँ पे 3 5 7 1 9 1 2 2, ये सारे एलिमेंट्स हमें दिए हुए थे ना। अगर हमें एलिमेंट्स ना दिए हो तो हम जनरली क्या लिख सकते हैं, देखो बताता हूँ मैं आपको। मान लो हमें जैसे 2x3 की मैट्रिक्स दी हुई है, हमें बोला हुआ कोई मैट्रिक्स है 2x3 की, ठीक है। इसके अंदर के हमें सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जनरल फॉर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे। एलिमेंट्स को लिखने का कैसे तरीका होता है, ए, हम स्मॉल ए डालते हैं, देन यहाँ पे इसके हल्के से पैर में, फुट पे यहाँ पे आई आता है, देन फिर जे आता है। देखो गैस आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा, जैसे लिखा होता है 8 2 3 = 5 है, A1 2 क्या है 8 है। इसका मतलब क्या होता है इस चीज का, इसका मतलब होता है, इसको देखते ही हमें पता है क्या पता लग रहा है। पहले वाले जो ये जो पहले वाला है ना 2, इससे पता लग रहा है कि ये सेकंड रो में है। जो ये हमारा एलिमेंट है ना, ये जो 5 है, ये सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। इस चीज से हमें रो पता लगता है और इस चीज से हमें कॉलम पता लगता है उसका। ये जो आई है हमारा, इसका क्या मतलब हुआ, विच रो, कौन सी रो है, विच रो। ये जो जे है हमारा, इससे क्या पता लगता है, विच कॉलम, ठीक है, विच कॉलम। जैसे देखो हमारा ये A12 है, इससे क्या पता लगेगा हमें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आता है ये 8। ओके, जैसे देखो अब मैं आपको लिखना बताता हूँ सबसे पहले। जैसे 2x3 की मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। 2x3 की मैट्रिक्स है तो एलिमेंट्स कितने होंगे, 6, 2 × 3 6 होता है क्योंकि। अब मुझे इन 6 बॉक्सेस को भरना है, जैसे मान लो इसके अंदर मुझे एलिमेंट्स डालने हैं, तो क्या लिखूंगा मैं, मुझे ऐसे जनरल फॉर्म में लिखना है, जैसे A12 A23 A56 ऐसे लिखना है, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर मैं क्या डालूं। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ठीक है। ऐसे ही कॉलम्स लिख लो। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, कॉलम 1, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। ओके, अब बताओ, लिखो। यहाँ पे लिखेंगे ए तो सबके साथ ही आएगा, सब में आएगा, स्मॉल ए सब में होता है वो, ये लिखने का हमारा तरीका होता है, स्मॉल ए में लिखते हैं हम सारे एलिमेंट्स को। देखो A11 हो जाएगा, देखो इसकी रो 1 है ना, ये वाला एलिमेंट देखो, ये कौन सी रो में है, ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो में है ना, तो फर्स्ट रो की जगह देखो आई की जगह मैंने 1 डाल दिया। इसका कॉलम क्या है, ये जो एलिमेंट है ये, इसका कॉलम क्या है, कॉलम भी 1 ही है इसका, तो क्या आ जाएगा A11, ठीक है। अब देखो कॉलम 2 पे आ जाओ, इस मतलब ये वाले एलिमेंट पे, ये वाले एलिमेंट की रो क्या है, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये तो लिखना ही है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, सही है। अब ये वाला जो एलिमेंट है इसको कैसे लिखूंगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, सही है कि नहीं है। अब इस वाले एलिमेंट पे आ जाओ, इसकी रो देखो क्या है, सेकंड रो है और कॉलम 1 है, हमेशा रो पहले आएगी, रो क्या है 2 2, देन कॉलम क्या है फर्स्ट A21। ऐसी देखो ये वाला एलिमेंट देखो, इसकी रो क्या है सेकंड, कॉलम क्या है सेकंड, तो A22, ये क्या हो जाएगा A23, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब ऐसे ही अगर हमें 3x4 की मैट्रिक्स दी होती,
तो बताओ मुझे कैसे लिखते? 3x4 की 3x4 से हमें क्या पता लगता है? इस वाली मैट्रिक्स में 3 तो रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। देखो अब लिखते हैं इसके एलिमेंट्स। ए आई जे, आई से क्या पता लगता है हमें? कौन सी रो। जे से क्या पता लगता है? कौन सा कॉलम, विच कॉलम। देखो डालते हैं। पहले वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? रो 1 है ना। देखो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। यहाँ पे कॉलम्स भी लिख देता हूँ मैं आपको। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ठीक है, 4 कॉलम्स है ना इसमें। अभी मैं शुरुआत में आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये R1, R2, R3, C1, C2, C3, C4 ये लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिखा करोगे, खुद देख लेना। जैसे देखो, अब हमें ये वाला एलिमेंट लिखना है पहले वाला, तो क्या लिखूंगा? रो 1 कॉलम 1 है ना, तो A11। अब ये वाला एलिमेंट लिखना है मुझे यहाँ पे, तो इसका रो 1 है कॉलम 2 है, तो A12। सबसे पहले रो आएगी फिर कॉलम आएगा। फिर इसका क्या लिखेंगे? यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा A13, ये वाला एलिमेंट A14 हो जाएगा। अब ऐसे ही देखो, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसको क्या लिखेंगे? रो क्या है सेकंड, कॉलम क्या है फर्स्ट, तो 2 1। ठीक है, एक रो में तो रो तो सेम ही चलेगी ऑब्वियसली, तो इसकी भी रो सेम आएगी, इसकी भी रो सेम आएगी, इसकी भी रो सेम आएगी। कॉलम सबका बदलेगा यहाँ पे। इसको कॉलम क्या है 2, इसको कॉलम क्या है 3, इसको कॉलम क्या है 4। अब देखो यहाँ पे हमारी थर्ड रो आ गई, तो A3 तो यहाँ पे सबके साथ लिख ही दो। देन कॉलम सबके बदल जाएंगे। ये फर्स्ट कॉलम में है, ये देखो ये सेकंड कॉलम में है, ये थर्ड कॉलम में है, ये फोर्थ कॉलम में है। ओके, यहाँ पे हमेशा रो आएगी, सबसे पहले हमेशा रो चलती है और सेकंड नंबर पे हमेशा हमारा कॉलम चलता है। ओके, अब गाइस देखते हैं जो हमारी मैट्रिसेस होती हैं वो किस किस तरह की होती हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले देखते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स गाइस वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो ही होती है। अगर एक से ज्यादा रो होंगी ना किसी भी मैट्रिक्स में तो वो रो मैट्रिक्स नहीं होती। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है। जैसे मैंने आपको कोई मैट्रिक्स लिख के दिखाई, A इज इक्वल टू 1 2 5, ये हमारी रो मैट्रिक्स हुई। 1 इंटू 3 की है ना ये, इसमें एक रो है और 3 कॉलम है। देखो रो तो एक ही है ना इसमें R1, कॉलम इसमें 3 है। ये एक कॉलम हो गया, ये 2 कॉलम हो गया, ये 3 कॉलम हो गया, पर रो तो एक ही है। ओके, तो ये 1 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। इसमें रो सिर्फ एक ही हो ना, वो रो मैट्रिक्स होती है। जैसे और एग्जांपल देता हूं आपको, A इज इक्वल टू 1 5 7 9 11। ये कितनी, इसमें बताओ कितनी रो है? रो तो एक ही है और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है, तो 1 इंटू में 5 की मैट्रिक्स होगी। रो हमेशा 1 ही आएगी। जिसमें ये वाली जो रो है ना 1 हो, वो रो मैट्रिक्स होती है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, A इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ 1 ले लेते हैं जैसे। अब ये बताओ, आप सब बताओ मेरे को, ये बताओ रो मैट्रिक्स है क्या है? ऑब्वियसली इसमें एक रो है, मैंने आपको बताया जिसमें एक रो है वो रो मैट्रिक्स होगी। ओके, तो ये रो मैट्रिक्स है। सही है ना। देन आप देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स गाइस वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है, 1 कॉलम। और इसमें क्या होती थी? 1 रो। यहां पे लिख देता हूं साथ में, 1 रो। जिसमें एक रो हो वो रो मैट्रिक्स, जिसमें 1 कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल दे देता हूं आपको, A इज इक्वल टू 1 2 5। देख लो, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही कॉलम दिख रहा है। रो इसमें 3 है पर कॉलम इसमें एक ही है। 3 इंटू में 1। देख लो, इसमें कॉलम तो एक ही है हमारा ये, पर रो 3 है इसमें। 1 2 3, कॉलम एक ही है। इसमें कॉलम सिर्फ एक ही हो वो क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको, A इज इक्वल टू 1 5। ये वाली मैट्रिक्स बताओ मेरे को क्या है? कॉलम इसमें एक ही है, जिसमें एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स। रो इसमें 2 है, एक रो 2 रो, तो कितनी होगी? 2 रो इंटू में कॉलम 1। ठीक है, देखो कॉलम इसमें 1 चल रहे हैं, जिसमें कॉलम 1 चले कॉलम मैट्रिक्स, दैट्स इट। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं A इज इक्वल टू 1। अब ये बताओ मेरे को आप सब, ये क्या है? ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये जो गाइस हमारी मैट्रिक्स होती है ना जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। जैसे ये था, इसमें भी एक ही एलिमेंट है। जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है।
ये वाली जो मैट्रिक्स होती है ना गाइस, ये सब कुछ होती है। ये आपकी रो मैट्रिक्स भी होती है, कॉलम मैट्रिक्स भी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है। अभी आप पढ़ोगे स्क्वायर एंड डायगोनल मैट्रिक्स, टेंशन मत लो। जो ये वाली मैट्रिक्स होती है ये सब कुछ होती है। अब जैसे देखो, इस वाली मैट्रिक्स को आप क्या लिख सकते हो, इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, रो भी इसमें एक ही है, कॉलम भी इसमें एक ही है, तो 1 into 1 लिखेंगे इसको। अब देखो, जब मैंने आपको बताया था, जब भी एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, जब भी एक कॉलम हो तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इट मीन्स जो ये वाली मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है, दोनों है। ओके, देन थर्ड पे आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, हर जगह दिखेगी आपको, कहीं जान नहीं छोड़ेगी आपकी। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये आप चाहे इंजीनियरिंग कर लो, आगे जितना मर्जी पढ़ लो, स्क्वायर मैट्रिक्स तो आएगी ही आएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स गाइस वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, कॉलम्स। अगर मैं नंबर ऑफ रोज को m कह लूं, m, और नंबर ऑफ कॉलम्स को n कह दूं, तो m इज इक्वल टू n हो गया ना। इट मीन्स, मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में m इज इक्वल टू n होता है ऑलवेज। ठीक है, नंबर ऑफ रोज को हम जनरली m से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को जनरली हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया m इज इक्वल टू n। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा हमारा m इज इक्वल टू n होता है ऑलवेज। इट मीन्स, जैसे देखो मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स लिखी मैंने। देखो इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है। ये देखो इसमें दो ही रोज है हमारी, एक रो, दो रो, रो 1 रो 2, दो रोज है ना इसमें। और कॉलम्स भी देख लो हमारे दो हैं, एक कॉलम दो कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2। सही है ना, तो लिख दो यहाँ पे 2 into 2 की मैट्रिक्स है। इट मीन्स m इंटू एन है ना, देख लो m और n, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे आपको a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 4 5 6। ठीक है, अब देखो इसमें रोज कितनी है, रोज इसमें 3 है, कॉलम्स भी 3 है, एक रो दो रो तीन रो, R1 R2 R3, और कॉलम्स भी देख लो 3 है इसमें, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम। सही है ना, तो ये कितने की मैट्रिक्स हुई, 3 into 3 की। रोज भी 3 है इसमें, कॉलम्स भी 3 है, C1 C2 C3, तो 3 into 3 की मैट्रिक्स होगी। ओके, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, उसमें आपको देखते ही पता लग जाएगा, उसमें ये और ये ना दोनों इक्वल लिखे होंगे ऑब्वियसली। जैसे 3 into 3 की होगी, 4 into 4 की होगी, 5 into 5 की होगी, 1 into 1 की भी हो सकती है, आपको देखते ही पता लग जाएगा। जैसे देखो एक और एग्जांपल देता हूँ, a इज इक्वल टू 1 का, जैसे यही 1 की जगह इस बार 2 ले लेते हैं। देखो इसमें देखो नंबर ऑफ रोज भी 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1 है, 1 into 1 की मैट्रिक्स है ना, दैट्स इट। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हुई हमारी। ओके, समझ आ गई ना। अब गाइस नेक्स्ट देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का सेम टू सेम स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह ही होती है बिल्कुल। बस डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में इतना ही फर्क होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में ना सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं, जो मेन एलिमेंट्स होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में होते हैं, बाकी सारी जगह जीरो होती है। टेंशन मत लो, मैं समझाता हूँ, मुझे पता समझ नहीं आया किसी को भी। स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखो स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे मैंने ले ली a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। इसमें मेरी 3 ही हमारी रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। ओके, तो जिसमें रोज कॉलम सेम होती है वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में बस इतना ही फर्क होता है, जो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे, 1 होगा 5 होगा 9 होगा, और बाकी सारी जगह ना 0 होगा। देखो जैसे मैं लिख के बताता हूँ आपको, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 5 9 होगा और बाकी सारी जगह 0 होगा, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। मतलब जिसमें जो मेन एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे, वो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में होते हैं हमारे, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी। है इसमें बताओ कुछ। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 1
8 7 और बाकी सारी जगह 0। बस इतना ध्यान रखना, जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो होती स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। जैसे ये 3x3 की थी ना, होती स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। ओके, 0 0 0। देखो इसके भी सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स है, बाकी सारी जगह 0 है। देन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 2 7 0 0। ये भी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, देख लो। क्योंकि सबसे पहले देखना ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने देखा 2 इंटू 2 की। फिर देख लो ये हमारे सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स है इसके, जिसके सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में मेन एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, देन देख लेते हैं एक वो वाला एग्जांपल भी करा देता हूँ आपको, जिसमें 1 इंटू 1 की थी मैट्रिक्स। ये तो मैंने आपको बताया, ये तो सब कुछ ही होती है। जैसे इसमें 2 ले दिया मैंने, और ये 1x1 की मैट्रिक्स है। ये जो बेचारी हमारी 1x1 वाली मैट्रिक्स है, ये सब में घुस जाती है, ये सब कुछ ही है। ठीक है, इसका कोई नहीं है बेचारी का, सब में घुस जाती है ये। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, इसलिए सब में ले लेते हैं हम इसको। ओके, देन फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ मैट्रिक्स होगी डायगोनल होगी, स्क्वायर होगी। देन देख लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स। वैसे ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, जो स्केलर मैट्रिक्स है ना, ये आपको कोई ज्यादा काम नहीं आएगी। बस आपको कई बार डेफिनेशन पूछी हो 1 नंबर में या हाफ नंबर में, तब बस बता सकते हो, ये ज्यादा काम नहीं आती। स्केलर मैट्रिक्स का वो मैट्रिक्स होती है जिसमें ना ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, इसमें देखो डायगोनल में सारी जगह अलग अलग एलिमेंट्स थे, या 1 था या 5 था या 9 था ना। स्केलर मैट्रिक्स में ना ये तीनों सेम होंगे। जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ठीक है, तीनों एलिमेंट्स ये सेम होंगे, सेम टू सेम डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होती है ये। इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हो इसको आप। ठीक है, इन तीनों में से इसमें फर्क ये है कि इसके डायगोनल में सेम एलिमेंट्स होते हैं बस। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे 3x3 की कोई मैट्रिक्स बना दी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 2 2। ठीक है ना, अब आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हो, कोई इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कि कई बच्चे कहेंगे सर आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी तो कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसके डायगोनल में एलिमेंट्स है। अब अगर इसको बहुत अच्छे से कहना चाहोगे तो हम इसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, पर इसके ना डायगोनल में जो एलिमेंट्स है ना वो सारे सेम है, इसलिए हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कह देते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात थोड़ी है। देन देख लेते हैं, हमारी स्केलर मैट्रिक्स भी हो जाती है। फिर आ जाती है हमारी यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स कह लो इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह लो, इसके बहुत सारे नाम होते हैं भाई साहब। यूनिट मैट्रिक्स ज्यादातर हम ना इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, सही बताऊं तो मैं आपको, आइडेंटिटी। अब आगे आगे की बड़ी क्लासेस में जाओगे ना, ज्यादातर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही कहते हैं इसको, कोई यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहते इसे। कह दो तो कोई बात नहीं भाई, एक बंदा है 2 नाम है उसके, कुछ भी कह सकते हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स गाइस वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल में ना सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी और यूनिट का मतलब ही क्या होता है, 1 ही तो होता है। आइडेंटिटी और यूनिट का मतलब, दोनों का मतलब 1 होता है। इट मीन्स इसके जो डायगोनल होंगे ना उसमें 1 होगा, बस 1 1 1। ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, और होगी ऑलवेज ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ध्यान रख लेना। आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होती है ना 3x3। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे a इज इक्वल टू 1 1 0 0। ये हमारी 2x2 की हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। ऐसी हमारे, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, a इज इक्वल टू 1 1 1 1। ये हमारी 4x4 की होगी। ओके, 4x4 की। इसके सारे डायगोनल में देखो सिर्फ और सिर्फ 1 है, जिसके डायगोनल में 1 हो वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है गाइस, बहुत बहुत ज्यादा काम आएगी ये आपकी इस चैप्टर में भी, डिटर्मिनेंट चैप्टर में भी, और 12th के आगे के क्लासेस में भी बहुत ज्यादा काम आएगी। यूनिट मैट्रिक्स कह लो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह लो, वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 होता है। और इसको क्या कहोगे आप बताओ। मैंने आपको बताया जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ये सब कुछ है। 1x1 की मैट्रिक्स है ये। इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ 1 है ना, ये सब कुछ होता है। यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, A to Z। देन अब देखते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कह लो या नल मैट्रिक्स कह लो, दोनों एक ही बात है। नल मैट्रिक्स, नल का मतलब भी कुछ नहीं होता, जीरो ही होता है एक तरह से। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स गाइस वो मैट्रिक्स होती है जिस मैट्रिक्स के अंदर ना सारे एलिमेंट जीरो ही हो और कुछ भी ना हो। ये मैट्रिक्स जैसे मर्जी हो सकती है, चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे कोई भी हो,
ये मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, बस इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे ना वो सारे जीरो होंगे। जैसे मैंने 2x2 की बना दी, इसके अंदर भी सारे जीरो। जैसे मैंने 2x3 की भी बना सकता हूँ मैं, 2x3 की, जिसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, उसमें भी सारे जीरो। ये वाली मैट्रिक्स जैसे मर्जी हो सकती है, बस इसकी कंडीशन यही है, जो मैट्रिक्स होगी ना उसके अंदर सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। ये भी हमारी जीरो मैट्रिक्स है। बस मेनली हमारी मैट्रिसेस यही 7 टाइप्स की होती हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अब गाइस हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं। जब हमारी दो कोई मैट्रिक्स दी हो उनको हम इक्वल कब कह सकते हैं, ये कंसेप्ट है ये। जैसे मान लो हमें कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए इज इक्वल टू ये कोई मैट्रिक्स है, और बी इज इक्वल टू जैसे हमारी ये कोई मैट्रिक्स है। अब इन दो मैट्रिसेस को मैं कब इक्वल कह सकता हूं, ये कंसेप्ट बता रहा है ये। देखो, मैं इन दो मैट्रिक्स को गैस तब इक्वल कह सकता हूं जब सबसे पहली बात तो इनको ऑर्डर सेम होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑर्डर सेम। ऑर्डर मस्ट बी सेम लिख लो, मस्ट बी सेम। जैसे मान लो इसका ऑर्डर है 2 × 3 का, तो इसका भी 2 × 3 का ही होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये, अगर इसका 5 × 6 का है तो इसका भी ऑर्डर 5 × 6 का ही होना चाहिए। मतलब जितनी रोज कॉलम इसमें, उतनी ही रोज कॉलम इसमें होना चाहिए। ऑर्डर हमारा यही तो बताता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, यही तो बताता है हमारा ऑर्डर। मतलब जितनी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें, उतना ही नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें होना चाहिए। पहली बात तो ये, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये है कि इनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। ओके, जैसे इसके अंदर एलिमेंट्स है, मान लो 2, 5, 2 × 3 किया ना, तो इसमें एक और लिख देते हैं 1, और ये इसमें लिख लो नीचे यहाँ पे 3, 7, 9, कुछ भी लिख सकते हैं। अब जो एलिमेंट्स इसमें है वही एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, तब मैं इन दोनों को इक्वल कहूंगा। एक तो इसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर क्या है 2 × 3, इसमें भी 2 × 3 है, चलो ठीक है। फिर इनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम है, दैट्स इट, हमारी इक्वल मैट्रिक्स हो गई है। 2, 1, 5, 2, 1, 5 और 3, 7, 9, इसके अंदर भी एलिमेंट सेम है, इसके अंदर भी एलिमेंट सेम है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे आपको एक और एग्जांपल है, जैसे 2, 7, 8, 6, 1, 2, 3, 4, ये कोई मेरी मैट्रिक्स है। अब मैंने कोई भी ऐसी मैट्रिक्स लेनी है जो इसके इक्वल है, कैसे लूंगा मैं, सेम टू सेम, बिल्कुल ये डिट्टो मैट्रिक्स होनी चाहिए। 2, 7, 8, 6, 1, 2, 3, 4, ये हमारी इक्वल मैट्रिक्स है। देखो इसमें भी ये कितने की है, 2 × 4 की, ये भी 2 × 4 की है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, ये क्वेश्चन करके बताओ मेरे को। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ली, A इज इक्वल टू X, Y, Z, A, ठीक है, और मैंने कोई B मैट्रिक्स ली, B इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। अब मुझे इसका आंसर बताओ। मैंने आपको कंडीशन दे दी कि ये दोनों मैट्रिक्स ना इक्वल है, मैंने आपको कंडीशन दे दी है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अब मुझे इसका आंसर बताओ, X, Y, Z और A की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको बताया जब भी ये दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो इसके एलिमेंट्स इक्वल होंगे। इट मीन्स X इज इक्वल टू 1 है, X इज इक्वल टू 1, Y इज इक्वल टू 2, Z इज इक्वल टू 3, A इज इक्वल टू 4। सही है ना, मैंने आपको कंडीशन पहले ही दे दी है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। जैसे देखो गाइस, मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से बताना। ए कोई मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये कोई मेरी मैट्रिक्स है। और बी कोई मैट्रिक्स है मेरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ध्यान से बताना, बिल्कुल ध्यान से बताओ। ए इज इक्वल टू बी है कि नहीं, क्वेश्चन है ये। मैंने आपको बताया ऑर्डर सेम होना चाहिए और इसके एलिमेंट सेम होने चाहिए। देखो ना इसका ऑर्डर सेम है ना इसके एलिमेंट सेम है। इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3 का, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 4 का। सबसे पहली बात ऑर्डर ही सेम नहीं है, ऑर्डर ही सेम नहीं है तो वहीं काट दो इसको, कभी भी सेम हो ही नहीं सकती हमारी मैट्रिक्स। अब चलो मान लो मैंने ऑर्डर भी सेम दे दिया, मैंने यहाँ से 1, 4 हटा दिया, 1, 4 हटा दिया, मैट्रिक्स है 2, 2, 3, 7 की, 5, 6, 8 की। अब देखो इनका ऑर्डर सेम है 2 × 3 की, ये भी 2 × 3 की। तो अब बताओ सेम है या नहीं है। अब मैंने देखा इनका ऑर्डर तो सेम है पर इनके एलिमेंट सेम नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे 1 है तो इसका यहाँ पे 1 ही होना चाहिए, यहाँ पे 4 है तो इसका यहाँ पे भी 4 ही होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो इसका यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे 5 है तो इसका यहाँ पे भी 5 ही होना चाहिए, तब ये मैट्रिक्स इक्वल होगी। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए।
ठीक है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। दैट्स इट। तो बेसिक कंसेप्ट होते हैं हमारे यहाँ पे खत्म। अब मैं आपको मैट्रिसेस के यूजेस बता देता हूँ कि हमारी मैट्रिसेस यूज कहाँ कहाँ पे होती है। एंड जो मैं अब आपको ये मैट्रिसेस के यूजेस बताने जा रहा हूँ ना गाइस, आप चाहो तो इन यूजेस को छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। मैं बस आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका मैट्रिसेस में थोड़ा इंटरेस्ट और बने, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसके यूजेस। मैट्रिसेस का यूज हमें हैकिंग से बचाने के लिए भी होता है। मैट्रिसेस का यूज गेम्स में भी होता है, गेम्स के ग्राफिक्स बनाने में। ये यूजेस आपको कभी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, तो आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। अगर करोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपका इंटरेस्ट और बनेगा मैट्रिसेस में। जिसको ये यूजेस नहीं करने वो यहाँ पे छोड़ दो। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। अब देखते हैं गाइस कि मैट्रिसेस कहाँ कहाँ पे यूज होती है। यूजेस ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले लिखो, मैट्रिसेस आर यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी। अब ये वर्ड सुन के घबरा मत जाना, टेंशन मत लो, समझाऊंगा मैं क्रिप्टोग्राफी होती क्या है। हमारी गाइस जो मैट्रिसेस होती है ना वो क्रिप्टोग्राफी में यूज होती है। सबसे पहले मैं आपको क्रिप्टोग्राफी समझाता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि क्रिप्टोग्राफी में मैट्रिसेस कैसे यूज हो रही है। देखना, आपने गाइस किसी ने बिटकॉइन का नाम सुना? अगर नहीं सुना तो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या होता है गाइस? ये ना एक डिजिटल करेंसी है। जैसे आपने जो हमारी जेब में पैसे पड़े होते हैं उसको आप छू सकते हो ना, जो हमारी जेब में पैसे पड़े होते हैं उसको आप छू सकते हो, वो होती है हमारी फिजिकल करेंसी, जिनको हम छू सकते हैं। जिनको हम छू नहीं सकते ना, जैसे हमारी जो बैंक में पैसे पड़े होते हैं, जैसे हमारे पेटीएम में और जगह पैसे पड़े होते हैं, वो हमारी होती है डिजिटल करेंसी। ऐसी एक हमारी डिजिटल करेंसी है बिटकॉइन। ये इंडिया में कम यूज होती है, इंटरनेशनली ज्यादा यूज होती है बिटकॉइन। ओके, अब मैं आपको क्रिप्टोग्राफी समझाता हूँ। बिटकॉइन बस इतना ही है कि ये एक डिजिटल करेंसी है, जैसे पेटीएम होता है, जैसे फोन पे होता है, बस वही सिस्टम है फोन पे। मैंने आपको ये कंसेप्ट क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट पेटीएम और फोन पे वगैरह से समझाता हूँ, इनसे आपको अच्छे से समझ आएगा। बिटकॉइन आपने ज्यादा बच्चों ने सुना नहीं होगा, इसलिए बच्चों को कम समझ में आएगा, तो मैं पेटीएम वगैरह से समझाता हूँ। जैसे गाइस मान लो यहाँ पे ना हमारा एक बंदा है, जैसे ये एक बंदा है, वैसे ड्राइंग तो खतरनाक बन रही है। इसके हाथ में ना फोन है और इसमें पेटीएम खोला हुआ है इसने, ठीक है, यहाँ फोन है, इसमें पेटीएम खोला हुआ है, और ये इसका कोई बैंक है, मान लो ये इसका बैंक है। ओके, और ऐसे ही एक और बंदा यहाँ पे है, इसने भी फोन में पेटीएम खोला हुआ है और इसके पास भी बैंक है। अब आपने गाइस सुना होगा या आपके पापा मम्मी पेटीएम वगैरह यूज करते होंगे। पेटीएम का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। जैसे आपके पापा मम्मी पेटीएम वगैरह यूज करते होंगे, आपने सुना होगा पेटीएम में पैसे आते कहां से हैं। अब खुद सोचो, पेटीएम से पैसे आते हैं हम अपने बैंक में से ना पेटीएम में डाल देते हैं, या हमने पेटीएम में पैसे डाल दिए अपने। अब आप खुद सोचो, अगर हमने किसी बंदे को पैसे भेजने हैं, जैसे इस बंदे ने इस बंदे को पैसे भेजने हैं, इस बंदे ने इस बंदे को अगर पैसे भेजने हैं तो वो कैसे भेजेगा? पैसे भेजने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि ये वाला बंदा क्या करेगा, जैसे इसके बैंक में मान लो 1000 रुपीज पड़े हैं, ठीक है, 1000 रुपीज इसके बैंक में पड़े हैं। इस बंदे ने 1000 रुपीज अपने बैंक में से निकाले और पेटीएम में डाल दिए अपने। ओके, इसने अपने पेटीएम में डाल दिया 1000 रुपीज। अब इसने क्या किया, ये 1000 रुपीज इसको सेंड कर दिए, इसके पेटीएम पे, इसके पेटीएम पे सेंड कर दिया। ध्यान से समझना गाइस, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, पर ये कंसेप्ट समझ लो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। आपको पता लगेगा कि इतनी तगड़ी जगह यूज हो रही है, क्रिप्टोग्राफी बहुत तगड़ी चीज है ये, इतनी तगड़ी जगह मैट्रिसेस का यूज हो रहा है। इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, बस आपको ये बता देंगे कि मैट्रिसेस आर यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी या मैट्रिसेस आर यूज्ड इन दिस एंड दिस, बस ये बता देंगे आपको। देखो, अब इस बंदे ने 1000 रुपीज इसको भेजे तो इसके पेटीएम में आ जाएंगे, फिर ये क्या करेगा, अपने पेटीएम में से बैंक में डाल लेगा या खर्च कर लेगा, जैसे इसकी मर्जी। अब आप गाइस खुद सोचो, जब इसने 1000 रुपीज इसको यहां तक भेजे, मान लो अगर यहाँ पे कहीं बीच में हैकर बैठा होता, मान लो अगर यहाँ पे कहीं बीच में हैकर होता और इसने ये 1000 रुपीज पकड़ लिए होते तो इसके पास जाते नहीं और इससे चले जाते और इसने ले लिए होते, हैकर का तो फायदा हो जाता। तो हम क्या करते हैं, जो ये 1000 रुपीज हम भेज रहे हैं ना, ये 1000 रुपीज नहीं भेजते हम क्या करते हैं, इसकी एक इंफॉर्मेशन भेजते हैं। जैसे हमने इसकी इंफॉर्मेशन मान लो कुछ ना मतलब गंदा सा वर्ड बना के भेजते हैं 1000 रुपीज को, ऐसे भेज देंगे AX123YZ476
अब जो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन भेजी है ना हमने, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 1000 रुपीज की इन्फॉर्मेशन है। हम ये वाली इन्फॉर्मेशन ना इस वाले पेटीएम को भेज देते हैं, 1000 रुपीज नहीं भेजते हम कभी भी, हम ये वाली इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। फिर ये वाली इन्फॉर्मेशन ये वाला पेटीएम समझ लेता है कि ये 1000 रुपीज है, भाई ठीक है, तो ये 1000 रुपीज इसके पेटीएम में डाल देता है। ऐसे चलता है प्रोसेस। ऐसे ही अगर हमने 2000 रुपीज भेजने होते तो इसका अलग कोड होता है। सबका कोड सेम नहीं होता, अलग अलग कोड्स होते हैं। ये जो कोड होता है ना गाइस, ये हैकर को ना समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए हम ये वाली कोडिंग करके भेजते हैं। तो अगर हम 2000 रुपीज 1000 रुपीज डायरेक्टली भेजेंगे ना तो हैकर को इजीली समझ आ जाता है और वो इजीली हैक कर लेता है। ये वाली इन्फॉर्मेशन समझने में उसको दिक्कत आती है बहुत ज्यादा। अब जैसे हमने 2000 रुपीज भेजने होते हैं, इसका अलग कोड होता है। जैसे इसका कोड होता है ZY27227, कुछ भी कोड हो सकता है, मतलब ऐसा कोड होगा जो हैकर को इजीली समझ नहीं आएगा। ठीक है, AXY 2000 रुपीज का कोड है। हम 2000 रुपीज ना भेज के ना ये वाला कोड भेजेंगे इसके पास, इस वाले पेटीएम के पास। फिर ये वाला पेटीएम समझ जाता है कि अच्छा ये वाला कोड ये है, इसको 2000 रुपीज यहाँ पे पेटीएम में डाल दो। हम ये कोडिंग करके भेजते हैं ताकि हैकर को इजीली समझ ना आए। अब इसमें मैट्रिसेस का यूज का हो रहा है। अच्छा, ये जो कोडिंग करी है ना हमने, ये जो कोडिंग करी है इसको ही हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है हमने वो सेम टू सेम पैसे नहीं भेजे, हमने उसकी इंफॉर्मेशन को कोड करके भेजा। AXZY23 ZY227123, मतलब कि हैकर को वो इजीली समझना है। जो इन्फॉर्मेशन हैकर को इजीली समझ ना है उसको हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन आता है, सर आपने क्रिप्टोग्राफी तो बता दी, पर आपने तो बोला था मैट्रिसेस आर यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी, तो इसमें मैट्रिसेस का यूज तो हुआ नहीं सर। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो जो हमारी ये इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये जो क्रिप्टोग्राफी है, ये जो कोड्स है हमारे, हम इसको ऐसे नॉर्मली नहीं भेजते, इसको हम मैट्रिसेस के अंदर रख के भेजते हैं। ऐसे मैट्रिसेस बनाते हैं और ये जो कोड्स है ना इनको हम मैट्रिसेस के अंदर रख के भेजते हैं। AX123YZ, ZY227 AXY, इनको हम ऐसे मैट्रिसेस के अंदर रख के भेजते हैं। इस इंफॉर्मेशन को हम डायरेक्टली नहीं भेज सकते, हम इसको मैट्रिसेस के अंदर रख के भेजते हैं। अगर हम इसको डायरेक्टली भेज देंगे ना ऐसे, तो फिर इसको हैकर को पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जब हम इसको मैट्रिसेस में रख के भेजते हैं ना, फिर उस मैट्रिसेस को हैकर को खोलना पड़ता है, उसको बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, इसलिए हम इसको मैट्रिसेस में रख के भेजते हैं। एंड मैट्रिक्स को रीड करना इतना आसान बात नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है ये। ओके, तो यहां मैंने आपको बता दिया कि हमारी मैट्रिसेस का क्रिप्टोग्राफी में कहाँ यूज हो रहा है। एंड गाइज मैं आपको एक और बात बताता हूँ, देखना आपका और इंटरेस्ट बनेगा इस चीज में। असल में क्या होता है गाइज, जो मैंने आपको पेटीएम फोन पे वगैरह का एग्जांपल लेके समझाया ना, असल में जो क्रिप्टोग्राफी यूज होती है ना, वो पेटीएम और फोन पे में यूज नहीं होती, क्रिप्टोग्राफी यूज होती है बिटकॉइन में। तभी मैंने आपको सबसे पहले बिटकॉइन का नाम बताया था। बिटकॉइन वो करेंसी है जो इंटरनेशनली यूज होती है बहुत ज्यादा, मैंने आपको ये चीज बताई थी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर पेटीएम फोन पे में यूज क्यों नहीं होती और बिटकॉइन में यूज क्यों हो रही है? बेसिकली क्या होता है, पेटीएम और फोन पे में ना हैकिंग बहुत कम होती है हमारी, और बिटकॉइन में बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा हैकिंग होती है बिटकॉइन में। अब क्वेश्चन दिमाग में आएगा, सर ऐसा क्यों भी? अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो आपका दिमाग खोल के रख देगा। देखो गैस, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे आप गूगल पे सर्च करो सबसे पहले, $1 इज इक्वल टू क्या होता है? $1 इज इक्वल टू ज्यादा से ज्यादा 60 रुपीज होगा, 70 रुपीज होगा, 80 रुपीज हो जाएगा, 90 रुपीज हो जाएगा, या 100 रुपीज हो जाएगा। $1 इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इंडियन रुपीज $1। अब अगर मैं आपको बताऊं एक बिटकॉइन की वैल्यू, देखना आपका दिमाग खुल जाएगा, तभी इसमें हैकिंग ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। 1 बिटकॉइन की वैल्यू पता है क्या है? 1 बिटकॉइन की वैल्यू होती है 7 लाख रुपीज, भाई साहब 7 लाख रुपए। अब बताओ, हैकर इसको चुराएगा, हमारे रुपीज को चुराएगा, या 1 बिटकॉइन को चुराएगा? ऑब्वियसली बिटकॉइन को ही हैक करेगा ना वो, क्योंकि यहाँ पे फायदा बहुत ज्यादा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पेटीएम फोन पे में हैकिंग नहीं होती, पर बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा कम। यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है बिटकॉइन में। अब गाइस आप खुद सोचो, अगर कोई हैकर है, उसने एक बिटकॉइन एक दिन में हैक कर लिया, एक बिटकॉइन अगर एक दिन में हैक कर लिया तो उसका कितने का फायदा है? 7 लाख रुपीज का। एंड अगर 3-4 बिटकॉइन उसने कर लिए, 4 बिटकॉइन उसने हैक कर लिए, तो भाई वो लखपति करोड़पति बन जाएगा। खुद सोचो आप। इसलिए यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, मस्ट है बिटकॉइन में। तो समझ आ गया ना आपको मैट्रिक्स का यहाँ पे कहाँ यूज हो रहा है? आपके पैसे हैक होने से बचा रहा है यहाँ पे मैट्रिक्स, देख लो कितना तगड़ा काम कर रहा है। अब सेकंड यूज देखते हैं गाइस मैट्रिसेस का। सेकंड यूज और भी इंटरेस्टिंग है। मैट्रिसेस आर यूज्ड इन गेम्स ऑल्सो, यूज्ड
इन गेम्स, हाँ भाई पबजी वालों आ जाओ सारे, पबजी फोर्टनाइट वाले सारे आ जाओ, एसफॉल्ट 8, जितनी भी सारी गेम्स है ना उन सब में हमारा मैट्रिसेस का यूज होता है। जो मर्जी गेम्स ले लो, पबजी ले लो, एसफॉल्ट 8 ले लो, काउंटर स्ट्राइक ले लो, फोर्टनाइट ले लो, जितनी भी गेम्स हैं सब में हमारा मैट्रिसेस का यूज होता है। कैसे होता है अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको गाइस शायद पता होगा या नहीं भी पता होगा, मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में गाइस जितनी भी फिगर्स है ना, जितनी भी फिगर्स, जितनी भी मतलब शेप्स आपको नजर आ रही हैं आपके आसपास, वो सब ना इक्वेशन से बनती हैं, इक्वेशन से। जैसे देखो, अगर मुझे कोई ट्रायंगल बनाना है, अगर मुझे जैसे कोई ट्रायंगल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल में क्या है, हमारी 3 लाइंस है ना, 3 लाइंस। अब एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है सबको पता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब मुझे ट्रायंगल बनाना है तो मैं 3 इक्वेशन को जोड़ दूंगा, 3 इक्वेशन ऑफ लाइन को जोड़ दूंगा तो मेरा ट्रायंगल बन जाएगा। ऐसी हमारी बहुत सारी शेप्स बन सकती हैं। अब जैसे सर्कल है, सर्कल है, सर्कल की तो इक्वेशन हमें पता ही है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अभी आपको इक्वेशन से कोई मतलब लेना देना नहीं है, मैं आपको बस वैसे ही बता रहा हूँ, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखो गाइस, जितनी भी हमारी गेम्स होती है ना उन सब में क्या होती है, फिगर्स होती हैं। जैसे कोई आदमी बना रहा है, आदमी बनेगा किससे, सोचो ना, आदमी, वो आदमी बना कैसे होगा। उसके ऊपर जैसे अगर उसका मुंह बनाना है, फेस बनाना है, तो हम ऐसे सर्कल बनाएंगे। अगर अब उसको सर्कल को थोड़ा इधर उधर मोड़ना है तो उसकी और कुछ होता है प्रोग्रामिंग। ठीक है, मैं आपको बस मोटा मोटा बता रहा हूँ कि मतलब जो हमारी गेम्स होती है ना वो सारी इक्वेशन से बनती हैं। मैथमेटिक्स की इक्वेशंस लगती हैं उसमें, इक्वेशन ऑफ लाइन लगती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल लगती है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, पैराबोला, वो दुनिया भर की इक्वेशंस। जैसे अगर आप कोई गेम खेलते हो उसमें घर भी बने आते हैं, बहुत सारी चीजें बनी आती है। जैसे घर बनाते हैं मान लो, तो घर कैसे बना होगा, जैसे मान लो हट बनी हुई है, तो हट कैसे बनेगी, देखो उसमें क्या है, ट्रायंगल है ऊपर, नीचे क्या है, रेक्टेंगल है, इनकी इक्वेशन लग जाएगी, ट्रायंगल की इक्वेशन लग जाएगी, रेक्टेंगल की इक्वेशन लग जाएगी। फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम की इक्वेशन लग जाएगी। यहाँ पे फिर जैसे ये स्क्वायर बन गया तो स्क्वायर की इक्वेशन लग जाएगी। इन सबको जोड़ दिया तो हट बन जाएगी। तो ऐसे गेम्स बनती है हमारी, गेम्स में भी हमारी इक्वेशंस का यूज होता है सारी। और उन इक्वेशंस को हम स्टोर किस में कराते हैं, मैट्रिसेस में। आ गया ना यूज फिर दोबारा मैट्रिसेस का, देख रहे हो, मैट्रिसेस का फिर दोबारा यूज हो रहा है गेम्स में। भाई साहब इतनी तगड़ी चीज में, गेम्स को बनाने में बहुत तगड़ी मेहनत लगती है, बहुत तगड़ा। तो गेम्स की इक्वेशन को स्टोर कराने के लिए, स्टोर हम किस में कराते हैं, मैट्रिसेस में। इसमें इक्वेशंस आ जाती हैं सारी। अब तो यारो मैट्रिसेस में इंटरेस्ट आना बनता है कि नहीं। गेम्स में यूज हो रही है, क्रिप्टोग्राफी में यूज हो रही है भाई साहब मैट्रिसेस। एक और चलो यूज बताता हूँ आपको, मैट्रिसेस के बहुत तगड़े यूज हैं, बहुत ज्यादा यूज हैं। अगर बताने लग गया ना मैं सुबह से लेकर रात हो जाएगी। एक और बता देता हूँ बस लास्ट, जैसे यूज इन ज्योमेट्री लिख लो, ज्योमेट्रीज में यूज होती है। ज्योमेट्री में वैसे इक्वेशंस वगैरह यही आ गई, यूज इन ज्योमेट्री। जैसे हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इक्वेशंस ऑफ लाइंस होती हैं, मतलब इक्वेशंस होती हैं, बहुत सारी चीज होती हैं। जैसे हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, जैसे कोई एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3, जेड इज इक्वल टू 5, ये सब हम मैट्रिसेस में स्टोर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 2 3 5, ठीक है। ऐसी और कोई जैसे हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होते, एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 7, जेड इक्वल टू 9, उसको हम यहाँ पे स्टोर करा देते हैं 3 7 9। कोऑर्डिनेट्स यूज्ड इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स आते हैं, इक्वेशंस आती है, ये सब तो आता है। तो जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं 2 3 5 3 7 9, ये जो सारा डाटा है ना हमारा, इन सबको हम मैट्रिसेस में स्टोर करा सकते हैं। ऐसे ही हम इक्वेशंस को भी स्टोर करा सकते हैं। इक्वेशंस को मैंने अभी आपको ऊपर बता ही दिया। बस यूजेस को गाइस इतना ही रखते हैं, 2 3 यूजेस बहुत हैं। वैसे यूजेस तो हजारों से भी ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा यूजेस हैं मैट्रिसेस में। मैंने आपको बताया सुबह से लेकर रात हो जाएगी अगर बताने लग गया तो। दैट्स इट। तो बेसिक कंसेप्ट होते हैं हमारे यहाँ पे खत्म।